हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्पेसिफिक वीडियो में हम कंपनी विधि के अंतर्गत आज लेक्चर 3 में बात करने वाले हैं कंपनियों के वर्गीकरण के बारे में। तो आइए क्या कुछ खास होने वाला है इसका एक व्यू हम देखते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रकार होते हैं उसके वर्गीकरण होते हैं, हमने उसको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया है। और इसी फ्लो चार्ट अगर आपको याद है तो निश्चित रूप से आपको इस वाले टॉपिक को याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, जितना हम अपना मोबाइल में इसको कवर कर पा रहे हैं, तो कंपनियों की जो प्रकार है मुख्यतः जो निगमित कंपनियां होती है, यहाँ पर फर्म वगैरह अलग होती है। तो जो निगमित कंपनियां होती है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है: चार्टेड कंपनियां, संसद के अधीन अधिनियम द्वारा निगमित कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां यानी कि जो कंपनी अधिनियम के तहत आती हैं। फिर कंपनी अधिनियम के तहत जो कंपनियां होती है वो भी 2 प्रकार से क्लासिफाइड की जा सकती है: सदस्यों के दायित्व के आधार पर, जिसमें अभी 3 प्रकार है: असीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी और प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी। इसी प्रकार इसका रजिस्टर्ड कंपनियों का जो दूसरा प्रकार है, सदस्यों की संख्या, इसके आधार पर कंपनियां 3 प्रकार की होती है: एकल व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। और अंशों द्वारा जो सीमित कंपनी है उसमें भी कुछ कैटेगरीज होती है: धर्मार्थ कंपनी, इसमें भी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं। यहाँ पर एक्चुअल में प्राइवेट और पब्लिक में कुछ संख्याओं का डिफरेंस है और इसीलिए इसको इधर भी रखा और इधर भी रखा है, ठीक है। अर्थात उसमें ये गुण भी होते हैं और अंशों द्वारा सीमित वाला जो गुण है वो भी होता है, हम इसके अंतर्गत समझेंगे। प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनियां भी जो होती है 2 प्रकार की होती है: पब्लिक और प्राइवेट। देन इसके अलावा जो मेन हमारा अभी लेटेस्ट में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है और इसके अंतर्गत भी कुछ कंपनियों को बताया गया था। ये सारी जो कंपनियां हैं इसको एक कैटेगरी में रख के निगमित कंपनियां कर लिया गया है, ये इनको रजिस्टर्ड कंपनियां वालों को। और फिर इसकी कुछ कैटेगरीज होती है: एसोसिएट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोमिनेंट यानी कि निष्क्रिय कंपनी। देन इसके अलावा भी कुछ कंपनियां हैं, विशिष्ट प्रकार की कंपनियां हैं जिसको बोलते हैं निवेशी कंपनियां, वित्तीय कंपनी और फेरा के अधीन कंपनी। अगर आपको ये चार्ट पता है तो निश्चित रूप से आप अब बहुत अच्छा जो है अपना इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैक टू बैक स्टार्ट करते हैं। कंपनियों के प्रकार में हम बात करते हैं चार्टेड कंपनी के बारे में। चार्टेड कंपनियों में हमें मुख्य रूप से 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो भारत में इस प्रकार की कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है वर्तमान में, और ये जो है प्राचीन काल का एक धारणा है जो कि मुख्य रूप से इंग्लैंड में चलता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि हमने पढ़ा है हमारी हिस्ट्री में, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनके चार्टर द्वारा जो है इन्हें 31 दिसंबर 1600 को भारत में कंपनियां स्थापित करने का आज्ञा मिली थी। अर्थात जो महारानी या राजा के चार्टर द्वारा नियुक्त कंपनियां होती है वो क्या कहलाती है, वो चार्टेड कंपनियां कहलाती हैं। और इसका जो है प्रमुख केस है आयर्स बनाम साउथ ऑस्ट्रेलियन बैंकिंग कंपनी। इसमें कहा गया है कि सम्राटी राजपत्र के अंतर्गत निगमित कंपनियां जो होती है को अपनी संपत्ति के संबंध में वे सभी कार्य करने का अधिकार प्राप्त है जो साधारण व्यक्ति को होता है। सेकेंड वाले टाइप की हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं संसद के विशेष अधिनियमों के अधीन निगमित कंपनियां। तो इस कंपनी को हम स्टैट्यूटरी कंपनी भी कहते हैं, अर्थात विधायनी कंपनी हम इसको कहते हैं, जिसके मुख्य उदाहरण हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन। और इस प्रकार की कंपनियां जो होती है एक विशेष संसद के कई अधिनियम पारित होते हैं, उसमें विशेष अधिनियम के तहत इनका निर्माण किया गया है और इसमें लिमिटेड शब्द जोड़ना आवश्यक नहीं है। और इसके अलावा इनको कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं जो इन कंपनियों को प्राप्त नहीं होते। तो अब आइए हम मुख्य कंपनियों की बात करते हैं जिस पर हमारा कंपनी अधिनियम बेस्ड है। तो वो है रजिस्टर्ड कंपनियां, जिसको कि हम निगमित कंपनियां भी बोल सकते हैं, ऐसी ठीक है। तो अधिकांश कंपनियों का निर्माण इसी प्रकार से होता है, यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। कुछ कंपनियां कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित होते हुए भी उनके लिए अलग अधिनियम बने हैं, जैसे बैंकिंग कंपनियों के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बना हुआ है। ये कंपनियों में हम बात करते हैं सदस्यों के दायित्व के आधार पर। हम डायरेक्ट आ जाते हैं इसके इस प्रकार पर हम बात करेंगे यहाँ पर असीमित कंपनी की। असीमित कंपनी में हम सीमित के अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले तो सीमित दायित्व एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि कंपनी को हानि होने की दशा में अंशधारियों को अधिक से अधिक हानि उनके अंशों पर देय धनराशि तक ही हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। और इसका उल्टा जो होता है असीमित हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सदस्यों का जो दायित्व है वो सीमित नहीं होता है, इसीलिए इनकी सदस्य संख्या काफ़ी कम होती है क्योंकि इसमें हानि की संभावना ज़्यादा होती है। और इसमें किसी भी प्रकार की अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर असीमित कंपनी चाहे तो सीमित कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। इसके लिए इसको विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है और उसको कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है। अब हम बात करते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनी की।
तो इस प्रकार की कंपनी की मुख्य विशेषता है, जस्ट इसका उल्टा है कि सदस्यों का दायित्व जो होता है अंशों के अनुपात में जो होता है सीमित होता है और सदस्यों के अंशों के मूल्य के ऊपर निर्भर करता है। और इस प्रकार की कंपनियों में लिमिटेड शब्द जोड़ना आवश्यक होता है। हालांकि कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अगर वो कंपनी वाणिज्य, व्यापार या धर्म के लिए विशेष योगदान करती है अर्थात लाभ के उद्देश्य के लिए नहीं है तो लिमिटेड शब्द नहीं जोड़ेगी। और तो आप आई थिंक ये समझ गए होंगे, मैक्सिमम कंपनियां जो है इसी पर ही आधारित होती है। इसके अलावा प्रत्याभूति द्वारा यानी कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की हम बात करें तो ऐसी कंपनी की विशेषता यह है कि इसके सदस्यों का दायित्व उसकी सीमा नियम में निर्धारित उस राशि तक सीमित रहता है जितनी कि उन्होंने कंपनी का वाइंड अप होने पर कंपनी को देना स्वीकार किया। अर्थात यहाँ पर गारंटी सीमा नियम में ही लिख दी जाती है कि इतनी रहेगी, इसीलिए इसको प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी कहा गया है। अब हम आ जाते हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों के प्रकार पर। चलिए फटाफट हम तीनों को साथ में कवर करते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 और उसके 62 सबसेक्शन में एकल व्यक्ति की परिभाषा दे रखी है। प्राइवेट कंपनी को 268 में बताया गया और पब्लिक कंपनी को 2 और 71 में बताया गया है। तो एकल व्यक्ति कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका सदस्य मात्र एक ही होता है और ये भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि अंश सीमित एकल व्यक्ति कंपनी, गारंटी सीमित एकल व्यक्ति कंपनी, गारंटी सीमित ऐसी कंपनी जिसमें अंश पूंजी ना हो, या फिर असीमित एकल व्यक्ति कंपनी जिसमें अंश पूंजी हो, असीमित एकल व्यक्ति कंपनी जिसके अंश पूंजी ना हो। इस प्रकार से इसके कई प्रकार होते हैं। प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो उसकी न्यूनतम अंश पूंजी जो होती है 1 लाख रुपया इससे अधिक होती है। इसी प्रकार पब्लिक कंपनी में अंश पूंजी जो होती है न्यूनतम 5 लाख रुपया इससे अधिक होती है और मैक्सिमम इसकी लिमिट जो है पब्लिक कंपनी की वो है 5 करोड़। ठीक है, और ये 5 लाख से शुरू हो रहा है, मतलब ये 5 लाख से अधिक नहीं होगा। इसमें जो सदस्य संख्या सीमित होती है वो होती है 200 किसमें, प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती है और इसमें जनता को अंशों के लिए आमंत्रण नहीं दिया जाता है बल्कि पब्लिक कंपनी में दिया जाता है। इसके निर्माण के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत इसको क्लासिफाइड किया गया है सदस्य संख्या के आधार पर। तो इसके निर्माण के समय जो सदस्य संख्या है 2 होना आवश्यक है न्यूनतम, और मतलब 2 ही होना चाहिए और पब्लिक कंपनी के लिए जो है न्यूनतम 7 होना चाहिए। इसके बाद ये बढ़ सकते हैं। और इसमें प्रोस्पेक्टस विवरण पत्रिका की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम आगे इन सारे बिंदुओं को समझेंगे और इसमें विवरण पत्रिका में विज्ञापन वगैरह आमंत्रित किए जाते हैं। अंशों के अंतरण पर कोई प्रतिबंध इस पब्लिक कंपनी में नहीं होता है। इसमें निदेशक जो होते हैं 3 होते हैं और इसमें निदेशक 2 होते हैं। हालांकि इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे अंतर है जिसको डिटेल में बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो आई थिंक आपको सदस्यों की संख्या के आधार पर इतनी चीजें समझ में आ गई रहेगी। इतना भी याद है तो आप अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने मुख्य रूप से कंपनियों के प्रकार देखे। आइए बचे हुए कंपनियों के प्रकार भी देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के पारित होने के बाद इसमें कई सारी जो है समावेश कर लिया गया है। तो इसमें हम मुख्य 4 प्रकार दे रहे हैं, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 1 के अनुसार इसमें निम्न कंपनियां भी शामिल होती है, जैसे सभी निगमित कंपनियां, अर्थात ये सारी कंपनियां कंपनी ये वाला पार्ट और जिसको छोड़कर ये सारी रजिस्टर्ड जो कंपनियां वो इसमें शामिल होती है। बीमा कंपनियां होती है कुछ, इसके हालांकि एक्सेप्शन भी है, बैंकिंग कंपनियां हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम 4 की बात करें तो ये है एसोसिएट कंपनियां। तो यदि कोई कंपनियां यानी कि सारे प्रकार तो ऑलरेडी इसमें समावेशित है, देन इसके अलावा ये 4 प्रकार हम देख रहे हैं। तो एसोसिएट कंपनियां या हम इसको बोलते हैं सहयुक्त या सहयोगी कंपनी। तो यदि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी पर सार्थक प्रभाव रखती है तो उसे पृथक कंपनी और सहयुक्त कंपनी के संबंध स्थापित हो जाते हैं। सार्थक कंपनी से आश्रय कंपनी द्वारा सहयुक्त कंपनी की कम से कम 20% अंश पूंजी या कारोबार पर नियंत्रण से है। तो यहाँ पर ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। इसी प्रकार बात करें हम 1 पर्सन कंपनी की, तो इसमें एक ही व्यक्ति कंपनी का स्वामी, सदस्य, निदेशक और अंशधारी होता है। ठीक है, ये हमने ऊपर चर्चा कर ली। देन इसके अलावा स्मॉल कंपनी की बात करें तो ऐसी कंपनी जो क्या है, पब्लिक कंपनी नहीं है। ठीक है, पब्लिक कंपनी नहीं है और जिसकी अधिकतम चुकता पूंजी कितना है 10 करोड़ रुपए या टर्नओवर पूर्ववर्षीय लाभ हानि लेखे के अनुसार 100 करोड़ से अधिक ना हो। तो यहाँ पर हमको याद रखना है 10 करोड़ रुपए इसकी मैक्सिमम क्या है, सीमा है, और 100 करोड़ रुपए से इसका जो हानि लेखे के अनुसार टर्नओवर ना हो, लघु कंपनियां कहलाती है। इसके अलावा निष्क्रिय कंपनियों की बात करें तो कंपनी अधिनियम की धारा 445 के अनुसार किसी परिस्थिति के कारण जो कंपनी निष्क्रिय हो जाती है अर्थात काम नहीं करती तो उसको निष्क्रिय कंपनी कहा जाता है। कुछ विशिष्ट प्रकार की कंपनियों में बात करें तो निवेशी कंपनियां। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 में कहा गया है कि यह ऐसी कंपनी होती है जिसका मूल व्यापार या कारोबार शेयर्स, स्टॉक, ऋण पत्र या अन्य प्रतिभूतियों का अर्जन करना होता है। इसी प्रकार वित्तीय कंपनियां होती है जो वित्त के लिए गठित होती है, जैसे कि आरबीआई, बीमा कंपनी वगैरह। फेरा के अधीन कंपनियों की हम बात करते हैं तो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के तहत जो कंपनियां गठित होती है वो कंपनियां क्या कहलाती है, फेरा कंपनियां।
और इन कंपनियों की भी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है कि ऐसी भारतीय कंपनियाँ जिसका कोई विदेशी हित ना हो या 40% से अधिक विदेशी जो हित है ना हो। देन इसके अलावा इसका अपोजिट सेकंड वाला पार्ट कि ऐसी भारतीय कंपनियाँ जिसका 40% से अधिक अप्रवासी विदेशी हित हो, ऐसी कंपनियों को इसके पूर्व विदेशी नियंत्रण के अधीन कंपनियाँ कहा जाता था। तीसरे प्रकार की कैटेगरी है विदेश में सम्मिलित कंपनियाँ जो भारत में केवल व्यापार या कारोबार संचालन हेतु क्या है, पंजीकृत है। तो यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 है, इसकी धारा 26 के अंतर्गत केंद्र सरकार फेरा कंपनियों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखनी है, कौन सा, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जो 1973 है, इसकी धारा 26 के तहत। चलिए, तो ये इस प्रकार की कुछ विशेष कंपनियां थी। देन इसके अलावा भी कुछ कंपनियों का वर्णन दे रखा है, जैसे कि विदेशी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, या फिर इन कंपनियों का एक दूसरे में कन्वर्सेशन की भी प्रोसेस होती है। तो आई थिंक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये वीडियो जो है पर्याप्त है। इसमें जनरली हमने सारे फैक्ट कवर करने की कोशिश की है। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।